हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे कॉलेज द्वारा बीटीसी सेकंड सेम हिस्ट्री के नोट्स बनाए जा रहे हैं और आप सभी को उसकी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। जिसके रिगार्डिंग मैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत आज आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या इस वीडियो में आती है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या किसी नोट्स में, किसी वर्ड में किसी को कोई भी समस्या है, तो वो स्टूडेंट मुझसे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज बीटीसी सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। चैप्टर फर्स्ट यानी कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, यानी कि मौर्यकाल। आप सब जानते हैं मौर्यकाल के बारे में। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ना जानते हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जानते हो। हमारे यहाँ भारतवर्ष के इतिहास में मौर्यकाल का एक अहम रोल रहा है। ठीक, मौर्यकाल में एक नाटक आप लोगों ने भी टीवी पर देखा होगा, जिसे हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अभी कुछ दिन पहले आया था, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है इस टीवी सीरियल को ना देख पाए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को समझाऊंगा जिससे कि ये चीज़ें आपको बड़े क्लियरली आपके दिमाग में जो है स्टेबल हो जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के साम्राज्य से, यानी कि भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य, यानी कि विदेशी ताकतों या विदेशी शक्तियों का जो पहला साम्राज्य हमारे यहाँ हुआ था उसे हम कहते हैं मौर्यकाल। भारत में सबसे पहले मौर्यों ने अपना शासन स्थापित किया था। प्रथम साम्राज्य की स्थापना हमने लिखा है क्लियरली, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना यानी कि मौर्यकाल। मौर्यकाल सबसे पहले आया। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मौर्यकाल में कौन कौन से लोग भारत में आए। कुछ लोग हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं मौर्यकाल के सम्राट में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? महारानी मूरा, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा। महारानी मूरा के पुत्र और मगध के शासक में, जो मगध के शासक थे पद्मानंद, जिन्हें हम महापद्मानंद भी कहते हैं, उनके यहाँ पर प्रमुख सेनापति के रूप में भी ये कार्य करते देखे जाते हैं। सो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 345 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। ये आप लोग समझते होंगे AD-BC। ठीक, 345 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का प्रथम सफल सम्राट माना जा सकता है। प्रथम सफल सम्राट, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी चीजों पर, प्रथम सफल सम्राट, और इसमें भी कहा है कहा जा सकता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य को हम एकदम सम्राट शासक नहीं कह रहे हैं, एकदम सफल सम्राट शासक नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहला ऐसा शासक जो भारत में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ, वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक है भारतीय इतिहास में जिसे हम प्रथम सफल सम्राट कह सकते हैं, जिसने भारत में आकर अपना एक शासन स्थापित किया। क्योंकि उसका रीजन क्या था भाई, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं, ऐसा क्यों था? इससे पहले भी शासक आए होंगे, इसके बाद भी शासक आए होंगे, बात के तो बाद में हो गए, लेकिन इनको ही, क्योंकि इससे पहले मगध में थे महापद्मानंद, तो इसको ही भारतीय इतिहास का प्रथम सफल सम्राट क्यों कहा जाता है? इसलिए इसी के समय में भारत की जो राजनीतिक घटनाएं हैं, सिर्फ इसलिए एकमात्र उद्देश्य या एकमात्र बात ऐसी है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसी के समय, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था, जो भी इसकी ड्यूरेशन थी, उसी के समय में भारत में जितनी भी राजनीतिक घटनाएं घटी वो तिथिवार यानी कि डेट वाइज और क्रमबद्ध रूप से मिलती हैं, यानी कि सिक्वेंशियल बेसिस मिलती हैं। तिथिवार और सिक्वेंशियल बेस यानी कि विद डेट
और सीक्वेंस, कब कौन सी हुई कब कौन सी नहीं हुई, डेट बाई डेट आपको इसी के ड्यूरेशन से मिलती है। किसके ड्यूरेशन से? चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। इसलिए, सिर्फ इसीलिए, यही एक कारण है जिसको हम सफल सम्राट की संज्ञा देते हैं। भाई देखिए, हम एक सफल सम्राट या सफल राजा उसी को कह सकते हैं जिसके समय में सारी चीजें व्यवस्था और सुचारू रूप से आपके पास मिल जाएं, जिसकी सारी चीजें आपको उपलब्ध हों। आज आप भी हैं, आप भी कोई चीजें करते हैं, आप तब अपनी चीजों में सफल माने जाएंगे जब सारी चीजें आपके पास सिक्वेंशियल हों, डेट वाइज हों, आपको पता हो कि आप चीजें कैसे कर रहे हैं, आगे आने वाले लोग भी उन चीजों को उसी हिसाब से देखें समझें। ठीक है, क्योंकि इतिहास हमें हमेशा कुछ ना कुछ देकर जाता है। ठीक, अगर किसी को मेरे नोट्स देखने में दिक्कत हो रही हो तो वो इजीली देख सकता है। मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इनकी पिक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख सकते हैं। और नोट्स बनाना चाहें तो बनाएं भी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारी चीज़ों को छांट कर और लिमिटेड, जो सिर्फ आपके कोर्स और आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वही मैंने इसमें मेंशन की हैं। सो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारतीय सम्राट का या भारतीय इतिहास का सफल सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके समय में जो भी राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाओं से मतलब कोई भी युद्ध हुआ हो, किसी तरीके की संधि हुई हो, ठीक है, प्रशासन का देखरेख, टैक्सेशन, ये सारी चीजें राजनीतिक घटनाएं आप सब जानते हैं। राजनीतिक घटनाएं तिथि युक्त यानी कि डेट वाइज और क्रमबद्ध यानी कि सिक्वेंशियल रूप में मिलती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन, ये तो हमने आपको इनकी छोटी सी समरी बताई कि चंद्रगुप्त मौर्य क्यों भारत के सम्राट बने, भारत के सम्राट इनको क्यों कहा जाता है या सफल सम्राट क्यों कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन पर। तो प्रारंभिक जीवन, देखिए, प्रारंभिक जीवन को लेकर हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लोग यानी कि जो विद्वान हैं हमारे यहाँ, वो सब अपने अपने हिसाब से सभी की जो है एक प्रारंभिक जीवन की तिथि बताते हैं। ये हमने मोस्टली देखा है। ठीक है, बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके प्रारंभिक जीवन और जन्म दिनांक को लेकर बहुत सारे लोगों में मतभेद रहता है। कुछ इसी तरीके से प्रारंभिक जीवन जो है यहाँ पर भी मतभेद का केंद्र बिंदु है। लेकिन इनकी प्रारंभिक जीवन की जो भी आपकी डेट होगी वो मैं अगले वीडियो में आपको जो है सुनिश्चित कर दूंगा कि इनके प्रारंभिक जीवन की डेट क्या है, कि इनका प्रारंभिक जीवन कब शुरू हुआ, कहाँ के निवासी थे। ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताता चलूँगा। ठीक, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह मगध के राजा यानी कि महापद्मानंद की शूद्र रानी, एक राजा थे पद्मानंद, एक राजा थे महापद्मानंद। पद्मानंद इस नाटक में थे जो मैंने अभी यहाँ शेयर किया चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है, पद्मानंद जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते थे, पद्मानंद को, पद्मानंद पुत्र थे। महापद्मानंद की शूद्र रानी मूरा से उत्पन्न वर्ण शंकर पुत्र था। कुछ विद्वान जो मानते थे वो क्या मानते थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वह मगध के राजा महापद्मानंद यानी कि पद्मानंद के पिता महापद्मानंद की शूद्र रानी, शूद्र रानी जैसे हम शूद्र कहते हैं, जो नीची जात के कुछ व्यक्तियों को पहले शूद्र कहा जाता था, शूद्र व्यक्ति जो शूद्र रानी मूरा से उत्पन्न वर्ण शंकर पुत्र था। देखिए, मैंने यहाँ कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ों को अलग अलग डिनोट किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ कहा है कुछ विद्वानों के अनुसार यह मगध यानी कि मगध को मैंने अलग से एक ब्लू पेन से नोट किया, मगध के राजा महापद्मानंद नाम को, ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, महापद्मानंद की शूद्र रानी, ये जाति वर्ण है। ठीक है, शूद्र रानी मूरा उनका नाम है, मूरा से उत्पन्न वर्ण शंकर पुत्र था। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये वर्ण शंकर क्या है, तो वर्ण शंकर मैंने यहाँ डिनोट किया हुआ है। वर्ण शंकर का अर्थ होता है व्यभिचार से उत्पन्न व्यक्ति। अब व्यभिचार क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक राजा और एक शूद्र रानी के बीच में कैसे संबंध रहे होंगे, या जो भी इनके बीच में आपसी संबंध रहे होंगे, उनसे उत्पन्न जो पुत्र था उसे हम वर्ण शंकर कहते हैं। यानी कि उनके आपसी व्यभिचार, जो भी जैसा भी व्यवहार उनका रहा हो, जिस तरीके की उनकी जीवन शैली रही हो, उस तरीके से उत्पन्न एक व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं वर्ण शंकर। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मगध के राजा महापद्मानंद
और उनकी शूद्र रानी मूरा से उत्पन्न वर्णशंकर पुत्र। ठीक, इसीलिए आगे लिखते हैं हम, और इसीलिए इसकी माँ मूरा के नाम, ठीक है, मूरा के नाम पर, देखिए मैं यहाँ एक वर्ड लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ, आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मूरा के नाम पर, मूरा के नाम पर चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो था महापद्मानंद और मूरा का पुत्र था, वर्णशंकर पुत्र था, तो मूरा जो है अलग कर दी गई, अलग निकाल दी गई राजवंश से। महापद्मानंद के पुत्र जो एक्चुअल पुत्र था, जो उनकी अपनी पत्नी से, उसने पद्मानंद ने, जैसे हम मगध शासक कहते हैं, मगध शासक ने इसको बाहर कर दिया। इससे बदला लेने के लिए इसका जो पुत्र था उसे हम कहते हैं चंद्रगुप्त। उनका जो पुत्र हुआ था, वर्णशंकर पुत्र जो था, अब चंद्रगुप्त का जो वंश था वो उसकी माँ मूरा के नाम पर जो है मौर्य वंश पड़ा। चंद्रगुप्त नाम था, मगध के शासक ने इसको जो है अपना, अगर मगध हो जाता तो मगध के शासक का सरनेम आ जाता, लेकिन मगध शासक ने अपना जो है नाम इसको नहीं दिया, इसलिए माँ के नाम पर इसका नाम जो है मौर्य वंश कर दिया गया कि ये मौर्य वंश का शासक है। चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा, किसके नाम पर? इसकी माँ मूरा के नाम पर। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? देखिए, बहुत छोटे छोटे स्टेजेस में, बहुत छोटे छोटे तौर पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ छूट रही हों, लेकिन आपकी बुक और आपके सिलेबस को मैं पूरे तरीके से कवर कर रहा हूँ। ये सफिशिएंट स्टोरेज है। इन्हीं चीज़ों को मैं ब्रॉड रूप में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसको स्टार्टिंग कर लेते हैं। आपको मौर्य सम्राट की या मौर्य काल के टाइम ड्यूरेशन की, चंद्रगुप्त मौर्य की उतनी जानकारी हो जाए कम से कम, जितनी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन में ज़रूरी है। उसके बाद हम पूरा मौर्य वंश पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड, मगध राज्य में नौकरी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं उनके मगध राज्य में नौकरी और चाणक्य से मुलाकात। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आप सभी लोग जिन जिन के पास बुक्स हैं वो उसमें देख सकते हैं, इसी तरीके से बुक्स में आपके पॉइंट्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, मगध राज्य में उसकी नौकरी और चाणक्य से उसकी मुलाकात कैसे हुई? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो मगध के राजा के शासनकाल में उनके जो राजघराने में थे। ठीक, लेकिन महापद्मानंद के पुत्र पद्मानंद ने उनको बेइज्जत कर कर किसी कारणवश अपने शासनकाल से निकाल दिया था, अपने राज से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो एक ऐसे व्यक्ति को भारत का महान सम्राट बनाएंगे जो मगध शासन का अंत कर देगा, और मगध शासन को बर्बाद करने का संकल्प उनके द्वारा लिया गया था। चाणक्य नीति आप सब जानते हैं, चाणक्य नीति आप सभी ने पढ़ी भी होगी हो सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें राजनीति को डिफाइन किया गया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि मगध राज्य में नौकरी और चाणक्य से उनकी मुलाकात कैसे हुई। देखिए, अनुश्रुति नाम का एक ग्रंथ है, जिसके अनुसार हम अभी उस ग्रंथ के अनुसार मान के चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध शासक में कैसे नौकरी करते थे और कैसे उनकी चाणक्य से जो है मुलाकात हुई। मगध के नंदवंशी राजा, जिसे हम नंदवंश भी कहते हैं, नंदवंश कहा जाता है मगध के राजा को, महापद्मानंद नंद, ये लिखा हुआ ना महापद्म नंद, ये नंदवंश है, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ नंदवंश कहा जाता है इसे। ठीक है, तो मगध के नंदवंशी राजा के यहाँ चंद्रगुप्त नौकरी करता था। जनरली जैसे अगर आप वहाँ निवास करते हैं तो आप उन राजा के यहाँ पर नॉर्मली जो है जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो जो आप वहाँ जैसे कार्यरत होते हैं, तो धीरे धीरे वो इस तरीके से वहाँ कार्य करने लगा कि उसने सेनापति जैसा मुख्य पद वहाँ पर प्राप्त कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसके यहाँ नौकरी करने लगा था? मगध के नंदवंशी राजा के यहाँ। वहीं पर उसकी जो है
चाणक्य से मुलाकात हुई, और कैसे हुई ये भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्या हुआ था कि मगध के नंदवंशी राजा के यहाँ चंद्रगुप्त नौकरी करता था, और धीरे धीरे उसने वहीं पर जो है क्या किया था, एक प्रमुख सेनापति जैसा मुख्य पद जो है वो प्राप्त किया था। किंतु उसकी किसी कारणवश नंदवंश के जो राजा थे उसकी कुछ गतिविधि, उसके कुछ कार्य संचालन के द्वारा उसकी उससे बन नहीं पाई। किससे नहीं बन पाई? किंतु नंदराज से उसकी बनी नहीं, यानी कि उसकी कुछ ऐसी नीतियां थीं जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश के राजा की पद्मानंद की आपस में नहीं बनी, और वह मगध राज्य को छोड़ने के लिए विवश हो गया। यानी कि उसने उस पर इस तरीके से कुछ गतिविधियां चलाई कि उसे मजबूरन होकर जो है मगध राज्य को छोड़ना पड़ गया। ठीक, जिसके बाद मौर्य ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ मैंने सिर्फ मौर्य मेंशन किया है, मौर्य नाम जो है बाद में था, चंद्रगुप्त नाम है, मैं यहाँ मौर्य लिख रहा हूँ, आप सब समझ जाइएगा। जिसके बाद मौर्य ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के राजा से बदला लेने का संकल्प लिया। उसकी कुछ गतिविधियों को देखते हुए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये निर्धारित किया, ये संकल्प लिया कि वो इस तरीके से जो है राज्य के संचालन, या जो जनता को ये दुखी कर रहा है या परेशान कर रहा है, इस तरीके के शासन को मैं नहीं चलने दूंगा और इससे मैं बदला लेकर रहूंगा। और उसी संकल्प को पूर्ण करते समय, यानी कि जब वो इस संकल्प की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा था, अपने कोई कार्य कर रहा था, अपनी सेना तैयार कर रहा था, जो भी चीज़ें उसने इस ड्यूरेशन में की, उसी समय उसकी भेंट जो है वो चाणक्य से हुई। ठीक है, अब चाणक्य से भेंट क्यों हुई ये आप लोग सब देखिए। चाणक्य कौन थे? चाणक्य इसके दरबार में थे, नंदवंश के राजा के दरबार में थे। किंतु चाणक्य को भी इसकी कुछ नीतियां जो हैं वो पसंद नहीं आई, और नंदवंश के राजा ने इसे बेइज्जत करके अपने राजमहल से बाहर करा दिया। चाणक्य, या हम कहें विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण से हुए। आप ये ध्यान रखिएगा, चाणक्य जो है वो ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण से हुए, जो खुद भी मगध के शासक से असंतुष्ट था। क्या थे? असंतुष्ट थे उसके शासक से, उसके शासन से। ठीक है, जैसी वो कार्य पद्धति करता था, जैसा उसका कार्य संचालन था, उन सब चीज़ों से जो है कौन था? असंतुष्ट था। जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए, किन दोनों ने, यानी कि मौर्य ने और गुप्त ने। गुप्त का मतलब विष्णुगुप्त ने। ठीक है, मौर्य और गुप्त सहयोग करते हुए दोनों ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त ने मगध शासक से बदला लेने की योजना बनाई कि अब इसकी इन सब पद्धतियों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस देश की प्रजा के लिए हमें कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं उन्होंने जो योजना बनाई थी, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की, किंतु उसका परिणाम क्या निकला? तो जैसे ही उन्होंने कोई योजना बनाई और योजना बनाकर उन्होंने जब मगध शासक पर आक्रमण किया, तो उनका वो पहला जो आक्रमण था वो पूरे तरीके से विफल हो गया। अब विफल क्यों हो गया? उसका भी कोई रीज़न होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में एक अच्छा योद्धा था, उसकी अच्छी कार्यशैली थी, भाई उसके अगेंस्ट उसने लड़ाई लड़ी थी। और अब वो कमज़ोर भी हम उसे इतना नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विष्णुगुप्त चाणक्य जैसा व्यक्ति, आप जैसे समझते हैं, चाणक्य जैसा व्यक्ति अगर जिसके साथ हो, चाणक्य नीति जिसे हम फेमस चाणक्य नीति कहते हैं, तो वो कैसे विफल हो गई? अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये चीज़ें विफल कैसे हो गई। तो वो विफल इसलिए हो गई। अब हम देखते हैं मगध राज्य पर आक्रमण में विफलता क्यों मिली। चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा बनाई गई सम्मिलित योजना, यानी कि इन दोनों ने मिलकर जो भी योजना बनाई थी, मैंने एक लाइन लिखी है आप लोगों के लिए, आप इसको एज इट इज नोट्स में उतार सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल हो गया आप लोगों के लिए। सम्मिलित योजना प्रारंभ में सफल नहीं हो सकी। प्रारंभ में सफल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब देखिए मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य के केंद्र भाग, यानी कि पूरे मगध साम्राज्य के, जितना भी बड़ा मगध साम्राज्य था उसके केंद्र भाग अर्थात मगध पर ही सबसे पहले आक्रमण कर दिया।
भाई हम जब जानते हैं कि कोई राज्य हम बनाते हैं तो उस राज्य के कुछ समीपवर्ती इलाके होते हैं। समीपवर्ती मतलब इलाके, कुछ छोटे छोटे राज्य और भी होते हैं वहाँ पर जो उसके गुलाम होते हैं या उसके अधीन होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले मगध पर ही आक्रमण कर दिया। अब मगध इतना हल्का फुल्का राज्य तो था नहीं, इतना कमजोर राज्य तो था नहीं जिस पर आप आसानी से जो है विजय प्राप्त कर जाएंगे। उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य भी उसके समर्थन में आ गए तो वो विफल हो गया, ठीक है। जब उसकी शक्ति अत्यंत मजबूत थी उस समय, यानी कि वो अपने आप में इतना मजबूत था कि उससे अच्छा भला कोई राज्य जो है अगर लड़ाई या युद्ध करने की सोचे तो वो डर जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सीधा सीधा मगध पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इनका वो परिणाम जो है विफल हो। एक समय तो युद्ध की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को अपने प्राण रक्षा के लिए मगध छोड़कर तक भागना पड़ गया। यानी कि मगध पर आक्रमण करने के बाद मगध शासक द्वारा वो आक्रमण इनके ऊपर किया गया कि एक समय ऐसी स्थिति मगध के उस युद्ध क्षेत्र में बन गई कि इन दोनों को, यानी कि विष्णुगुप्त को और जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, दोनों को मगध छोड़कर भी भागना पड़ गया। अब मगध छोड़कर भाग गए तो भाई ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है कि आप मगध जैसी जिस जगह पे आप आक्रमण कर रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में से आपको भागना पड़ जाए तो आपकी हार है बहुत बड़ी। जिसके बाद उन्होंने ये खुद अनुभव भी किया कि साम्राज्य के केंद्र को जीतने का प्रयत्न छोड़कर उन्हें सबसे पहले उसके सीमावर्ती प्रदेशों को जीतना होगा। होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हम सबसे पहले सेंट्रल बिंदु पर अटैक कर दें। अब सेंट्रल बिंदु पर अटैक करने से पहले आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना उसकी किलेबंदी कैसी है, उसकी घेराबंदी कैसी है, ठीक है। अब घेराबंदी में क्या हुआ कि इन्होंने घेरेबंदी पर तो ध्यान दिया नहीं, इन्होंने सीधा सीधा मगध पर आक्रमण कर दिया। अब मगध पर आक्रमण कर दिया तो उसके जो समीपवर्ती राज्य थे वो भी उसके फेवर में आ गए। तो इनको बाद में ये अनुभव हुआ कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सबसे पहले इनके सीमावर्ती प्रदेशों को जीतना होगा। जब हम इनके सीमावर्ती प्रदेशों को जीत लेंगे उसके बाद हम मगध पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सीमावर्ती क्षेत्र जो जीत लिए जाएंगे मगध के, वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनकी सेना हमारे साथ खड़ी होगी, तो वो हमारा विद्रोह, हमारे खिलाफ विद्रोह न करके उसके साथ लड़ाई में हमारा साथ देंगे, ठीक है। एक कॉमन फिनोमेना है, जब आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी घेरेबंदी को तोड़िए। जब तक आप घेराबंदी नहीं तोड़ेंगे तब तक आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे। अब ये उन्होंने फाइनल किया तो उनका फिर बाद में ये डिसीजन हुआ कि उन्होंने जो शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने उत्तरापर्त यानी कि उस दिशा से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। यानी कि जहां वो थे वहां से उत्तर दिशा में उन्होंने प्रस्थान किया कि भाई उत्तर की ओर से हम शुरुआत करते हैं और इस सीमावर्ती प्रदेशों की जो किलेबंदी है उसको धीरे धीरे करके तोड़ने का प्रयास करते हैं और उन्हें जीतते हैं, जिसके बाद हम मगध पर आक्रमण करेंगे, ठीक। जिसके बाद आगे जब वो उत्तर की ओर बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पॉइंट आउट नहीं किया, फोर्थ पॉइंट, उत्तर पथ में सिकंदर की भेंट। अब सिकंदर महान को आप सब लोग जानते हैं। सिकंदर महान के बारे में हमारे यहाँ एक अलग बात कही जाती है। सिकंदर बहुत अच्छा और बहुत महान सम्राट और शासक रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे जो भी कहानी है, क्योंकि हम यहाँ सिकंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की और मगध साम्राज्य की, तो हम सिर्फ इतनी बात पढ़ेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उत्तर पथ की ओर बढ़े तो उन्हें रास्ते में कौन मिला? सिकंदर मिला। अब सिकंदर और मगध के शासक के क्या संबंध थे, या सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या संबंध बने, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे इसी तरीके की वीडियोस हम बनाएंगे, इस तरीके से धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते चलेंगे। आज ये कुछ देर की वीडियो, लगभग आधे घंटे की वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो वो मुझसे पूछ सकता है। आप सभी के पास मेरे नंबर्स हैं, और नहीं हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे अपना नंबर शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।